सौरभ लूथरा को स्वर्ण पदक विजेता इंजीनियर माना जाता है, जिसके बाद उसने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कदम रखकर रोमियो लैन को देश भर में हाई प्रोफाइल ब्रांड के रूप में स्थापित किया। इस चैन के आउटलेट दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, गोवा, मेरठ सहित कई प्रमुख शहरों में मौजूद हैं, जबकि विदेशों में भी ब्रांड का विस्तार जारी है। गोवा क्लब अग्निकांड के बाद दोनों भाई फरार हैं। इस खुलासे के बाद मेरठ में संचालित रोमियो लैन की फ्रेंचाइजी और उसके संचालन तंत्र को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं और जिले की सुरक्षा एजेंसियां अब दस्तावेज, लाइसेंस और अन्य गतिविधियों की जांच में जुट गई हैं। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज स्टेट के लिए। नशीले कप सिरप के सिंडिकेट को लेकर के एक तरफ ईडी ने जांच बढ़ा दी है, दूसरी तरफ यूपी एसटीएफ लगातार इस पे जांच कर रही है। खास तौर पर अगर हम बात करें विभोर राणा की, अभिषेक शर्मा की और शुभम जायसवाल की, ये तिगड़ी ऐसी है जिसके अलग अलग फार्मा कंपनियां और उनके बिचौलियों ने कुछ इस तरीके के इस नशीले कप सिरप के सिंडिकेट में खेल खेला कि जहां पर ये नशीला कप सिरप बांग्लादेश तक पहुंचने लगा और उसमें अगर हम देखते हैं तो एफआईआर की संख्या भी बढ़ रही है। कई ऐसे फार्मा कंपनियां हैं जो रडार पर है और साथ में इस नशीले कप सिरप के बांग्लादेश के नेटवर्क लगातार न सिर्फ बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं बल्कि गहरे होते जा रहे हैं, जिससे इस नेटवर्क के और बढ़ने के उम्मीदें बढ़ गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। नोएडा प्राधिकरण द्वारा काफ़ी लंबे समय से चली आ रही मांग को फिलहाल पूरा कर दिया है। अभी तक ब्लड रिलेशन में जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुआ करती थी उन पर किसी तरीके का चार्ज नहीं लगता था, यानी पति पत्नी के नाम अगर ट्रांसफ़र होनी है या बेटा बेटी के नाम ट्रांसफ़र होनी है तो उसमें 10% जो शुल्क लगा करता था ट्रांसफ़र चार्ज, वो नहीं लगता था। लेकिन अब उस दायरे को बढ़ाते हुए प्राधिकरण के अफसरों के द्वारा दादा दादी और नाना नानी के नाम से जो भी संपत्ति ट्रांसफ़र की जाएगी उस पर भी 10% कुल कीमत का 10% ट्रांसफ़र चार्ज नहीं लिया जाएगा। अभी तक वो 10% का चार्ज लिया जाता रहा है। लगातार इस तरीके की मांग उठ रही थी कि अगर ब्लड रिलेशन या दादा दादी और नाना नानी से जो संपत्ति ली जाती है उस संपत्ति को ट्रांसफ़र चार्ज के बिना दिया जाए। लिहाजा तमाम मांग को देखते हुए, तमाम जो समाज सेवी हैं या संगठन हैं उनकी मांग को देखते हुए इस नियम को पास कर दिया गया और 25 फरवरी से ये नियम प्रभावी होगा, यानी अगली बोर्ड बैठक में इसको पास करने के बाद 25 फरवरी के बाद जो भी संपत्तियां ट्रांसफर होंगी इस तरीके की उन पर ट्रांसफर चार्ज नहीं लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगातार जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रही है। इस पूरे मामले में एनआईए ने कई गिरफ्तारियां कर ली हैं। एक नई गिरफ्तारी एनआईए ने इस मामले में किया है। नासिर बिलाल नाम के शख्स को एनआईए ने गिरफ्तार किया है और आज उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर नासिर बिलाल को 7 दिनों की एनआईए कस्टडी में कोर्ट ने भेज दिया। अब 7 दिनों तक एनआईए नासिर बिलाल से पूछताछ करते हुए नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ विशाल पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। योगी सरकार का एंटी इन्फिल्ट्रेशन नीति देश भर के लिए एक उदाहरण बनने जा रहा है। खासतौर पे यूपी में जिस तरीके से अवैध नागरिक, रोहिंग्या, बांग्लादेशियों को ढूंढा जा रहा है, उनकी एक नेगेटिव लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें उनका नाम, पता और बायोमेट्रिक होगा और इस नेगेटिव लिस्ट को लेकर के उनके पूरे डेटा जो है इस लिस्ट में होंगे। अलग अलग राज्यों से ये डेटा साझा किया जाएगा कि ये कहीं पे भी जाएंगे पर इनका आंकड़ा, इनकी पहचान कहीं कोई छिपा नहीं सकता है। इन्हें ढूंढना और तलाशना दोनों ही सरकार की जद में होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पे हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर में कई कार्यक्रम है और हर कार्यक्रम में वो पहुंच रहे हैं। आज दूसरी जगह गोरखपुर के पिपरौली थाना क्षेत्र में सीएम योगी का आगमन हुआ है। वहीं सीएम योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विदेशी आक्रांता हमारे लिए महान नहीं हो सकती है। इस मानसिकता को हमें जड़ से खत्म करना होगा। देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विदेशी आक्रांता उन पर हावी है।
ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हमें अपनी संस्कृति, अपने धरोहर को बचाना है तो इस मानसिकता से हमें दूर रहना होगा और अपने धरोहर और संस्कृति को बचाने के लिए इस मानसिकता को जड़ से हमें खत्म करना पड़ेगा। हम सिकंदर को क्यों महान कहें? हम महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, पृथ्वीराज चौहान को, जनरल बिपिन रावत को महान क्यों नहीं कहते? हमारे लिए विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने इतिहास में छेड़छाड़ करके विदेशी आक्रांताओं को महान बनाने का कुत्सित प्रयास किया है, ये गुलामी की मानसिकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है। लोगों से कहा है कि मैं आपसे अपील करता हूं कि इन घुसपैठियों की आप पहचान करें और इनको पहचान करके हम तक अवगत कराएं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज स्टेट के लिए संजय कुमार, गोरखपुर। लोकसभा के बाद मंगलवार को राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा चल रही है। सभी दलों के जो वक्ता हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं और अपने अपने दलों की राजनीति के हिसाब से तथ्यों को उठाकर वंदे मातरम पर अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भाषण देते हुए जमकर कांग्रेस पार्टी को और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को घेरा। उन्होंने कहा कि जिन्ना के दबाव में ही नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए, यानी उसे खंडित कर दिया था। 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया। वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में मान्यवर, मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। मान्यवर, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने अपनी संस्कृति भारत पर थोपने की कोशिश की थी और वंदे मातरम आजादी का एक गान बन गया था और लोग अपने हृदय में उतार कर सड़कों पर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उतर गए थे। हालांकि अमित शाह के भाषण के दरमियान विपक्ष की तरफ से कई बार नोकझोंक हुई, शोर शराबे हुए, लेकिन अमित शाह ने वंदे मातरम के मुद्दे पर नेहरू और कांग्रेस पार्टी को घेरने में कोई कोताही नहीं की। सहयोगी मुकेश झा के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राजधानी लखनऊ में अभी भी अवैध प्लॉटिंग का काम जारी है। उसको लेकर के एलडीए मोहनलालगंज से लेकर के बख्शी का तालाब और शहर के बाहरी इलाकों में लगातार अभियान चलाए हुए है। कई ऐसी कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया जो कि गैर कानूनी थे, जिनके नक्शे पास नहीं थे और कहीं ना कहीं वो ग्राहकों को ठगने का काम कर रहे थे। लगातार एलडीए इस तरीके की कार्रवाई कर रही है और साथ में जागरूक भी कर रही है कि लोग जब भी खरीदें तो इस बात को जरूर देख लें कि जो डेवलपर हैं उनका काम और उनके जो कागज हैं वो जायज हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज पहली एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक संसद भवन परिसर में हुई और इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। बैठक के पहले ही तमाम एनडीए घटक दल के मंत्री, सांसद और बड़े नेता पहुंच गए थे। बैठक की शुरुआत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत और अभिनंदन से हुआ, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए को सफलता बिहार में मिली है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया। प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में नीतीश कुमार की जमकर सराहना की, तारीफ की और साथ ही इशारों में बंगाल की भी बात कर डाली। उन्होंने कहा कि बिहार से होकर ही गंगा बंगाल तक पहुंचती है। यानी पीएम का कहने का मतलब ये था कि अब बिहार को जीत लिए, अगली बारी पश्चिम बंगाल की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा कि चाहे वो सरकार हो या जनप्रतिनिधि हो, सभी को काम ऐसे होना चाहिए कि ताकि लोगों का जीवन आसान हो, सुगम बने। छोटे छोटे नियम से लोगों के जीवन जो है वो कष्ट में न पड़ने चाहिए, उसमें सुगमता आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब दौर सुधार एक्सप्रेस का, यानी देश जो है वो सुधार एक्सप्रेस दौर में है और जिसका एक ही अर्थ है कि लोगों का जीवन तेजी से सुधर रहा है। कहा कि ये सुधार
नागरिक सुधार केंद्रित है, न कि सिर्फ आर्थिक है या फिर वित्त के मामले में है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब ऐसे काम होने चाहिए कि जो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला हो, उनको आसानी देने वाला हो, कठिनाइयों को दूर करने वाला हो। इसके साथ ही तमाम विकास कार्यों की भी चर्चा आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। साथ ही SIR पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि इससे बहुत सतर्क रहने लायक है, क्योंकि देश को गुमराह करने की भी कोशिश की जा रही है। सहयोगी मुकेश झा के साथ विकास चंद्र, रियल एस्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इस बार के SIR को लेकर के चुनाव आयोग ने कई तब्दीलियां की। सबसे पहले तो अंतिम तारीख जो थी उसको बढ़ाया, उसके बाद और भी कई तरीके की तब्दीली की। BLO के कामकाज को लेकर के समीक्षा की जा रही है, किसी तरीके से बोझ ना आए इसका भी ख्याल रख रही है। और उत्तर प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ साथ 4 और ऐसे IAS अधिकारियों की तैनाती की गई है, जिससे SIR का जो काम है वो और अच्छी तरीके से हो सके, उसकी समीक्षा बेहतर ढंग से हो सके। और इन IAS अधिकारियों को लेकर के ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि SIR के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो उसे सत्यापित किया जा रहा है, वो बेहतर हो, कम समय लगे और काम जल्दी हो जाए। इस बार की जो अंतिम तारीख है तब तक इस काम को पूरा कर लिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। लोकसभा में अखिलेश यादव ने इसी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने इसी पर हमला बोलते हुए साफ तौर पर कहा कि अब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि हमने रामपुर के उपचुनाव में भी चुनाव आयोग को कई बार शिकायत की थी, क्योंकि रामपुर के अंदर में जो उपचुनाव हुआ उसमें बड़े पैमाने पर धांधलीबाजी हुई है। वहीं अखिलेश यादव ने कई तरह से निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि जो SIR का काम चल रहा है वह SIR का कार्य नहीं है, बल्कि NRC का कार्य किया जा रहा है। लगातार उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना झंडा लहराया है। हालांकि अब देखना ये होगा, लगातार अखिलेश यादव इसी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कई तरह के उनके तीखेवार भी अब सामने आने शुरू हो गए हैं। बात अगर SIR को लेकर की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग पहले इस बात का सबूत दे कि आखिरकार जो उपचुनाव के अंदर रामपुर में शिकायत की गई थी उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव बीतने के बाद भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपने आप में एक कसक लिए बैठे हुए हैं। सभापति महोदय, वोटिंग के दिन जिस दिन वोट पड़ रहा था उस दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस और पूरा प्रशासन इस बात पे लगा हुआ था कि कोई भी वोटर घर से न निकले। रामपुर का बाई इलेक्शन हमने ऐसा देखा जहां पर पूरा पुलिस प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश में लगी थी कि मतदाता बाहर न निकले, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लोकसभा का जीती। ये बाई इलेक्शन लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, और एक एक घटना की सूचना हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दी है। एक एक घटना के पुलिस क्या कर रही है, पुलिस कहां बैरिकेडिंग लगाई है, पुलिस कहां रोक रही है, कौन पुलिस का अधिकारी कहां जा रहा है, DM क्या कर रहे हैं, कमिश्नर क्या कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने एक भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। वहीं अगर बात अब अखिलेश यादव के उस अंदाज की जाए जिसमें लोकसभा के अंदर में उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जो BLO हैं, खास तौर से जिनकी 10 BLO की मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग अखिलेश यादव ने की है। तो देखना ये होगा, लगातार अखिलेश यादव हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा या फिर निष्पक्ष की जो जाँच करने की बात करते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, क्या ये अपने आप में सही है? वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञानेंद्र के साथ सैयद असली, दिल्ली। सोनिया गांधी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। नोटिस इस याचिका पर दायर किया गया है कि सोनिया गांधी ने बिना भारत की नागरिकता ग्रहण किए ही मतदान दिया था। 1980 में सोनिया गांधी का नाम भारत के मतदाता सूची में था, जबकि 30 अप्रैल 1983 को उन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होनी है। वीडियो सजा के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज स्टेट यूपी, उत्तराखंड। योगी की पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। आपको बता दें,
कि शामली जनपद में अलग अलग थाना क्षेत्र में 3 मुठभेड़ हुई है, जिसमें थाना कैराना में गोकस को साथ मुठभेड़ हुई जिसके पैर में गोली लगी है। वहीं दूसरी मुठभेड़ थाना झिंझाना क्षेत्र में हुई है, जो एक गोकस के साथ में मुठभेड़ हुई है। वहीं तीसरी मुठभेड़ की हम बात करें, एक 50,000 के इनामी बदमाश समयदीन उर्फ श्यामा को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया है, जिस पर 50,000 का इनाम था। आपको बता दें, पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग थाना भवन थाना क्षेत्र के गांव भैसानी के एक भट्टे पर, जो ईंट भट्टा है, उसके पास बैठे हैं और कुछ लूट की या डकैती की वो वारदात करने के लिए लगे हैं, कि वो वारदात करने की योजना बना रहे हैं। वहीं पुलिस ने उनकी घेराबंदी की और मौके पर पहुंचकर आमने सामने पुलिस में फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान वहीं 50,000 का इनामी, जिसका नाम समयदीन है, जो कि जनपद शामली के थाना कांधला का रहने वाला है। हाल फिलहाल में वो कर्नाटक के तुमरू में रह रहा था। उसके बाद वो कैथल के, हरियाणा के कैथल में भी रहा है। अन्य जनपदों में कर्नाटक हुआ, तेलंगाना हुआ, यूपी हुआ, उस पर लगभग 25 से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। ये समयदीन काफ़ी शातिर बदमाश था, जिस पर 50,000 का इनाम बना था। उसको देखते हुए आज थाना बाबरी पुलिस ने और थाना भवन पुलिस ने संयुक्त रूप से इसके ऊपर कार्रवाई की। वहीं इस गोलाबारी, इस मुठभेड़ के बीच एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है, जिसको अस्पताल में उसका उपचार चला हुआ है। उसके बाद वहीं जो थाना बाबरी के SHO राहुल सिसोदिया हैं, उनको भी बुलेट प्रूफ जैकेट है, उसमें उनको गोली लगी है। आज ये 3 मुठभेड़ जो जनपद शामली में हुई है, आज अपराधियों पर नकेल कसी गई है, अपराधियों में खौफ है। साथ ही कैमरामैन के साथ अमित तरार, न्यूज स्टेट शामली। नोएडा के RTO विभाग को एक VVIP नंबर के अलॉटमेंट के बदले 27,50,000 रुपये मिले। दरअसल नई सीरीज शुरू होने के बाद जो नंबर है 0001, उस नंबर की नीलामी ऑनलाइन की जाती है और ऑनलाइन नीलामी में नोएडा की एक कंपनी ने उसकी बोली लगाते हुए 27,50,000 रुपये क्लेम किए थे और वो पैसा भी जमा कर दिया गया है। एक्चुअली ये एबिरियन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये नंबर है इनका UP 16FH 0001, जिसकी नीलामी हुई है, जो कि 27,50,000 में ये बिका है और ये पैसा ऑलरेडी कार्यालय में जमा हो गया है। नोएडा के RTO विभाग के अधिकारियों की माने तो अब तक का सबसे महंगा नंबर 0001 इस बार नीलामी में बेचा गया है और इसको अगर टैक्स को लेकर बात की जाए तो इस गाड़ी का टैक्स भी 36 लाख के आसपास जमा किया गया है। गाड़ी की कीमत तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास की है। मर्सिडीज जो गाड़ी खरीदी थी और एक कंपनी ने इस गाड़ी को खरीदने के साथ साथ 0001 नंबर 27,50,000 रुपये में खरीदा है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। एक बार फिर अयोध्या में उत्सव होने जा रहा है। मौका है भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का। इस बार प्रतिष्ठा द्वादशी 31 दिसंबर को पड़ रही है। हिंदी पंचांग के अनुसार 22 जनवरी 2024 को द्वादशी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था। हालांकि 11 जनवरी को पहली मनाई गई थी और अब दूसरी जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा वो 31 जनवरी को होगा। इसकी तैयारियां ट्रस्ट ने शुरू कर दी है। हालांकि 23 दिसंबर को इसकी बैठक में एक रूपरेखा तय होगी, जिसमें मेहमानों की लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके साथ ही जो मुख्य अतिथि होंगे उनके नाम की भी घोषणा हो सकती है। तो कुल मिला के एक बार अयोध्या फिर राममय होने जा रही है। एक बार अयोध्या में फिर उत्सव होगा जब भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की द्वादशी का उत्सव अयोध्या में मनाया जाएगा। केवी शुक्ला, न्यूज स्टेट, राम मंदिर, अयोध्या। राजधानी लखनऊ के लोगों को एक बार फिर से एक सौगात मिली, जिसके बाद अब लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन से सहारनपुर के लिए वंदे भारत आज से यहां पर शुरू हो रही है। लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत 9 दिसंबर यानी कि आज से संचालन इसका शुरू कर दिया गया है। मैं एक बार आपको अंदर की तरफ दिखा देता हूं। इस वक्त आप देखिए कि तमाम यात्री यहां पर इस ट्रेन में बैठ चुके हैं, जो इस वक्त सहारनपुर के लिए जो ये वंदे भारत जा रही है उसमें यात्रा करने वाले हैं। कुछ लोग हैं, यात्रियों से भी बात कर लेते हैं। जरा कहाँ जा रहे हैं? बरेली जा रहे हैं। ये ट्रेन लखनऊ से शुरू हुई है गोमती नगर स्टेशन से। कैसा लग रहा है आपको कि बरेली तक का सफ़र कुछ कम ही घंटे में आप लोग पूरा कर? अच्छा लग रहा है। सामान्य ट्रेनें उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन ये कम समय में। हाँ, वो तो बहुत अच्छा है, कम समय में कुछ बेस अच्छा है, बढ़िया लग रहा है। और भी यात्री, क्या नाम है भाई साहब? मेरा वीरेंद्र प्रसाद। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ मुरादाबाद। कितना राहत वाली ट्रेन हो गई? नहीं, राहत तो बहुत हो गई है, क्योंकि मैं
काफ़ी ट्रेन सर्च किया था लेकिन मिला नहीं था। ये जो है तत्काल तो दिखाई दे दिया कि ये ट्रेन आज ही जा रही है, तो मैं आज ही बुक करा। घंटे में पहुंच जाएंगे? हाँ, टाइम से पहुंच जाएंगे। वंदे भारत यहाँ से जा रही है और करीब 8 घंटे 55 मिनट का समय लगेगा। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सफ़र शुरू हो चुका है इस ट्रेन का, और इसके बाद फिलहाल अभी ये ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। जो सीतापुर तक के सफ़र है मात्र 1 घंटे में, और उसके बाद 8 घंटे 55 मिनट में सफ़र ये पूरा होगा। बहुत बड़ी राहत सहारनपुर और इसके बीच मुरादाबाद बरेली जाने वाले उन तमाम यात्रियों के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।